दोस्तों नमस्कार। आपने देखना प्रारंभ कर दिया है मोटिवेशन मंत्रा डीसी और मैं हूं डीसी भास्कर। जिस अंग्रेजी हुकूमत से सारी दुनिया डरती थी, अपना पूरा हिंदुस्तान डरता था, जिसके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके राज्य के सूरज का अंत नहीं था, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने वाला शख्स, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, जिसने दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसने हिटलर से कहा कि सुभाष के कंधे पर हिटलर छोड़कर दूसरा कोई हाथ नहीं रख सकता। हाँ दोस्त, आज मैं उस रहस्यमयी व्यक्ति, उस जादुई व्यक्ति की कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था और देश ने प्रेम से उन्हें नेताजी कहा। तो नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1919 ईस्वी में उन्होंने स्नातक की और 1920 ईस्वी में उन्होंने प्रतिष्ठित ICS की परीक्षा पास कर ली। लेकिन उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा, तो 1921 ईस्वी में वे प्रभावित होकर गांधी जी के आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं और उन्हें पहली बार जेल हुई। लेकिन उन्हें अपने पूरे जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। नेताजी उग्रवादी विचारों से प्रभावित थे, वे उसके समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था किसी की मांग कर आजादी नहीं मिल सकती, आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, उसे छीनना पड़ेगा। वे इतने अच्छे वक्ता थे कि उनकी बात सुनकर लाखों लाख लोग उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहते थे। उनका प्रभाव इतना था, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि 1938 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उनकी प्रभाव और उनकी शक्ति का पता तो तब चला जब उन्होंने 1939 ईस्वी में गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को हराया। तब गांधी जी ने कहा था कि पटाभी की हार मेरी हार है, और कार्यकारिणी का इतना विरोध हुआ कि मजबूरन उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। जब कलकत्ता में उन्होंने सार्वजनिक स्थल से हॉलवेल स्टैच्यू को हटाने के लिए आंदोलन किया, तो एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस बार भी वे झुकते नहीं हैं। वे सरकार को लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। देशवासियों से यही कहना है कि भूलना नहीं कि दास्ता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप होता है। जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, तो सरकार पुनः उन्हें गिरफ्तार करती है और कलकत्ता में उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर देती है। लेकिन सुभाष को कैद करके रखना लंबी अवधि तक ये अंग्रेजों के बाप के वश में नहीं था। वे माकूम मौके के इंतजार में थे और ज्यों ही उन्हें मौका मिलता है, वे 26 जनवरी 1941 ईस्वी को रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। जब वे गायब होते हैं तो एक बीमा एजेंट जियाउद्दीन का रूप धारण करते हैं और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचते हैं, जहां पर हिटलर से उनकी मुलाकात होती है और हिटलर के सामने भी वे एक आजाद देश की आजाद नागरिक की तरह बात करते हैं। जर्मनी में रहकर वे भारतीय मुक्ति सेना का गठन करते हैं, जिसमें जर्मनी और इटली में रह रहे बंदी के तौर पर रह रहे भारतीय सैनिकों को एक जगह शामिल करते हैं और इसका मुख्यालय जर्मनी के ही ड्रेसडेन में बनाया जाता है। इसके बाद 20 जून 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से टोक्यो बुलाकर उन्हें आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी जाती है
जिसका गठन रासबिहारी बोस ने किया था और इसमें जापान में बंदी 60,000 भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाता है। इसके बाद वे सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार का गठन करते हैं और उन्होंने इस सरकार में खुद को ही प्रधानमंत्री और सर्वोच्च सेनापति बनाया। नेताजी द्वारा गठित भारत की इस अस्थायी सरकार को तत्कालीन विश्व की 9 महाशक्तियों ने समर्थन किया, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली भी शामिल थे। जब आजाद हिंद सरकार का गठन होता है तो जापान ने 9 विजित भारतीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस सरकार को सौंप देता है। इसके बाद वे रंगून के जुबली हॉल में एक बहुत बड़ा भाषण देते हैं जो भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। उसे आप ध्यान से सुने। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है, आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, परंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को शीश फूल चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता देवी को भेंट चढ़ा सके। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, और इसके जवाब में वहां सुनने वाले सैनिकों ने कहा था, हाँ मैं अपना खून दूंगा। यहीं पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA को दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज और जापानी सेना ने भारत के पूर्वी प्रदेशों पर 1944 में आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, प्लेन इत्यादि पर अपना कब्जा करके वहां पर तिरंगा फहराया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम का हमला किया गया, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह तबाह हो गए और इस प्रकार जापान की हार हुई। इसी बीच उन्होंने 22 सितंबर 1944 ईस्वी को शहीद दिवस मनाया तथा अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। इतिहास में बिरले ही ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो नेताजी की तरह जीवट वाले होते हैं और कलेजा निकालकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। और इस बीच फिर आता है 18 अगस्त 1945 ईस्वी का वह मनहूस दिन, इतिहास की वह काली रात, जब हमारे नेताजी हवाई जहाज पर टोक्यो के लिए सवार होते हैं और फिर दोबारा किसी को नजर नहीं आते हैं। आशंका जताई जाती है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन दुनिया के सामने आज भी यह रहस्य खुलना बाकी है कि आखिर उस विमान हादसे में हुआ क्या था। उनका मिशन उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका, आज़ाद हिंद साकार नहीं हो सका, परंतु भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के इतिहास में उस आज़ाद हिंद का राजनीतिक और मानसिक रूप से बहुत बड़ा योगदान है। यदि उन्होंने वह आक्रामक तेवर नहीं दिखाया होता तो शायद ही हमें उतनी जल्दी आज़ादी मिलती। दोस्तों, ये उनकी यह कहानी, उनकी यह जीवनी हमें यह बताता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी विकट हो, भले ही हमारे शरीर पर दूसरे का कब्जा हो गया हो, लेकिन हमारी आत्मा स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र व्यक्ति की तरह सोचेंगे और उसके लिए, स्वतंत्रता के लिए हमें जो करना हो, अपने देश के लिए हमें जिस हद तक जाना हो उस हद तक जाएंगे और अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखेंगे। दोस्तों, यदि यह कहानी पसंद आए तो जय हिंद जरूर लिखिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।